बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अंदर खामोशी रही। वो रो रही थी। इश्क कभी रोने और कभी सिसकने की आवाजें आती थी। जमाल ने फिर पूछा, मुझे बताओ मेरी बहन वो कौन है? तुम देखोगी तुम्हारा भाई कितना गैरतमंद है, किस तरह तुम्हारा इंतकाम लेता है। मुझे बताओ कौन थे वो? सवाल करते करते वो ठिठक गया। अचानक अपनी हमाकत का एहसास हुआ। बहन तो अंधी है, वो दुश्मनों को ना तो देख सकती थी, न पंचों में इन्हें पहचान सकती थी। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? किस तरह इन दुश्मनों को ढूंढ निकालूं? इसने कहा, तुम देख नहीं सकती, तुम किसी को पहचान नहीं सकती, लेकिन तुमने इसकी आवाज तो सुनी होगी। मुझसे कुछ न पूछो। जब मैं जिंदा ही रहना नहीं चाहती तो दुश्मनों को आवाज से पहचान कर क्या करूंगी? बहुत कुछ करोगी। मैं इन्हें ऐसा सबक दूंगा कि आइंदा वो किसी की बहन और बेटी को हाथ नहीं लगाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाद दूसरी मासूम बहनें भी इनकी हवस का निशाना बनती रहें? अगर नहीं चाहती तो मेरी बहन मुझ पर रहम करो, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। मैं रातों को सो नहीं सकूंगा। मैं इसी तरह मर जाऊंगा। सिर्फ इतना बता दो, तुम इस दुश्मन की आवाज से पहचान सकती हो? हाँ। वो वहाँ से पिट कर तेजी से भागता हुआ थाने में पहुंचा। इसे देखते ही इंस्पेक्टर ने पूछा, अब क्या हुआ? क्या वो गायब हो गई? नहीं, वो मौजूद है, मगर एक कमरे में बंद हो गई है। वो बड़ी शर्म वाली है, हमें अपना मुंह नहीं दिखाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से मालूम किया है, वो मुजरिम को इसकी आवाज से पहचान लेगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलकर इसका बयान लीजिए। इससे मालूम करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन है। जमाल कह रहा था वो, और इंस्पेक्टर घबराया हुआ सामने देख रहा था। इसने फौरन ही संभल कर कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं रही, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आपके जरिए इन बदमाशों का सुराग लग सकता है। और ज्यादा बातें न करो। मैंने कहा ना, मुझे जरूरी काम है। तुम बयान लिखवाना चाहते हो तो अपने मुहर्रिर को भेज देता हूँ, इसे ले जाओ। मैं कह चुका हूँ वो बड़ी शर्म वाली है, मेरे सामने नहीं बोलती। आप तजर्बाकार आदमी हैं, आप बातें उगलवाना जानते हैं। आप इसके जरिए मुजरिमों तक पहुंच सकते हैं। मैं कह चुका हूं, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, बाद में आऊंगा। तुम जाओ और मेरा दिमाग खराब ना करो। इसने मजबूर होकर पूछा, ये तो बता दीजिए आप कब तक आएंगे? शाम को आऊंगा, जाओ यहाँ से। वो चला आया। इसने रजब अली के पास आकर, साईं, मेरी बहन मुजरिमों को आवाज के जरिए पहचान सकती है। आप चाहें तो हम मुजरिमों को पकड़ सकते हैं। रजब अली ने पूछा, वो कैसे? आप गोठ के तमाम लोगों से कहें वो मेरे घर के पास जमा हो जाएं। फिर एक एक आदमी मेरी बहन के कमरे के पास से गुजरे और दरवाजे के पास अपनी आवाज सुनाता जाए। इस तरह हमें ये मालूम हो जाएगा कि गांव का कोई आदमी इस जुर्म में शरीक है या नहीं। रजब अली ने कहा, बाबा ये पुलिस का मामला है, तुम हमें क्यों बीच में लाते हो? ये पुलिस का मामला भी है और हमारी पंचायत का भी। आप हमारे बड़े हैं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चलो तुम कहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी ऐलान कराए देता हूँ। सारे गांव वाले तुम्हारे घर के पास जमा हो जाएंगे। 1 घंटे बाद गोठ के तमाम लोग इसके मकान के सामने एक कतार में खड़े हो गए। दूर तक एक लंबी कतार नजर आने लगी। एक एक आदमी घर के अंदर जाता था और दरवाजे के पास पहुंचकर अपनी आवाज सुनाता था, फिर वहां से चला जाता था। इस तरह गोठ के सारे ही लोगों की आवाजें सुनाकर चले गए। लुबना ने कहा, इनमें से कोई नहीं है। शाम हो गई, इंस्पेक्टर नहीं आया। फिर इसने वो थाने पहुंचा तो पता चला इंस्पेक्टर शहर गया हुआ है, आज नहीं आएगा। वो मायूस होकर वापस जाते हुए सोचने लगा, आखिर कौन हो सकता है? गोठ के लोग नहीं थे, आसपास की बस्ती वाले भी हो सकते हैं, या फिर डाका डालने वाले आदि मुजरिम ने ऐसा किया है। ऐसे खतरनाक डाकुओं तक थाने वाले पहुंच सकते थे, मगर थाने वाला ही नहीं था। दूसरी सुबह वो थाने पहुंचा तो वहाँ दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर था। इसने पूछा, क्या बात है? सर, कल वाले इंस्पेक्टर साहब ने हमारे यहाँ आने का वादा किया था। मेरी अंधी बहन को बदमाश उठाकर ले गए थे, वो उनकी आवाज के जरिए इन्हें पहचान सकती है। इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारी बहन से पूछता हूँ। वो इसके घर आया। इसने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, लड़की दरवाजा खोलो, मैं थानेदार हूँ, मैं तुम पर जुल्म करने वालों तक पहुँच सकता हूँ, तुम मुझसे ताबन करो। अंदर खामोशी रही। जमाल ने कहा, जनाब ये कुछ बोलती ही नहीं, कल से चुप है, न खाती है न पीती है। इस तरह तो ये मर जाएगी, और अगर ये मर जाएगी तो कभी इस दरिंदे तक
नहीं पहुंच सकूंगा। तुम इत्मीनान रखो, हम पुलिस वाले चूहे के बिल से भी मुजरिमों को खींच कर ले आते हैं। इंस्पेक्टर आसपास की बस्तियों में जाकर मुजरिमों को तलाश करने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन जमाल थाने पहुंचा तो वो इंस्पेक्टर जा चुका था और पहला इंस्पेक्टर जो इस थाने का सही मानों में इंचार्ज था वो फिर अपनी कुर्सी पर नजर आ रहा था। इसने जमाल से पूछा, अब क्या है? सर, कल दूसरे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने वादा किया था कि आसपास की बस्तियों में जाकर मुजरिमों को तलाश करेंगे। मुझे मालूम है, मैं दोपहर को खाने के बाद पास वाली बस्ती में जाऊंगा, तुम जाओ। वो कानून के मुहाफिज से लड़ नहीं सकता था, नाचार वापस आ गया। शाम को बहन की हालत यकीनन खराब हो गई होगी क्योंकि अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। दोनों बाप बेटे दरवाजा पीट पीट कर उसे बुलाते रहे, तब कहीं शाम को जाकर उसने नकाहत से जवाब दिया और कहा, अब भी वक्त है, मुझे जहर ला दो। यूं भूख प्यास से दम निकलेगा तो क्या वो दरिंदा मिल जाएगा? जमाल ने कहा, लुबना, मैं तुम्हारी खुदकशी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मगर एक वादा करो, तुम जो कहोगे वो करूंगी। देखो, रात का वक्त है, तुम दरवाजा खोलकर बाहर आओगी तो हम तुम्हें नहीं देख सकेंगे, कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। तुम कुछ खा पी लो, पानी पी लो, जरा ताकत आएगी तो मेरे साथ पास वाली बस्ती में चलो। मैं वादा करता हूँ वो दरिंदा मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जीने या मरने के लिए आजाद छोड़ दूंगा। मैं जानती हूँ मेरा भाई जुबान का धनी है, इस एतमाद पर दरवाजा खोल रही हूँ। दरवाजा खुल गया। बाप और भाई ने इसे समझा बुझाकर खाना खिलाया। वो अंधेरे में थी और अपने दुपट्टे को घूंघट की तरह ओढ़े हुए थी, अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। खाना खिलाने के बाद जमाल ने एक कुर्सी बड़ी सी चादर देते हुए कहा, इसे अच्छी तरह ओढ़ लो, तुम मुंह नहीं दिखाना चाहती। शरीफ जादियां अपनी तबाही के बावजूद बाहया होती हैं। मर्द औरत की हयात छीन सकता है, हया नहीं छीन सकता। वो बहन को लेकर रात की तारीकी में निकला, फिर एक तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक छोटा सा मकान नजर आ रहा था, अंदर लालटेन की रोशनी थी। इसने मकान के करीब पहुंचकर कहा, लुबना, ये पुलिस इंस्पेक्टर का मकान है, मैं एक बार फिर इल्तिजा करता हूँ, शायद वो हमारे साथ पास वाली बस्ती में चलने के लिए तैयार हो जाए। वो बहन को लेकर दरवाजे पर आया जहाँ एक सिपाही खड़ा हुआ था। इसने पूछा, क्या बात है? हम इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं। मुझे बात कर लेने दो, हो सकता है वो मेरी बात सुन ले। अंदर से इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी। वो सिपाही से पूछ रहा था, कौन है जान मोहम्मद, किससे बातें कर रहे हो? आवाज सुनते ही लुबना ने अपने भाई के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया, इतनी मजबूती से कि उसके नाखून बाजुओं में गड़ने लगे। फिर वो एक लंबी सांस छोड़ती हुई बोली, यही है। सिपाही कह रहा था, जनाब, वही सरफिरा मजदूरों का लीडर है, अपनी बहन को लेकर आया है। बंद दरवाजे के पीछे से आवाज नहीं आई। लुबना ने एक यक बयक भाई से दूर हटते हुए कहा, मैंने वादा पूरा कर दिया भैया, अब अपना वादा पूरा करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वो दूर जाने लगी। जमाल के दिमाग में जो आंधी चल रही थी, उसके पेशे नजर न बहन नजर आ रही थी, दुनिया सिर्फ थानेदार का दरवाजा नजर आ रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। सिपाही ने रास्ता रोकने की कोशिश की तो इसके मुंह पर एक घोंसा पड़ा। वो इसे धक्का देकर दरवाजे को पीटने लगा। इंस्पेक्टर के बच्चे, दरवाजा खोलो, हमने तुझे पहचान लिया है, देख मेरी बहन जा रही है, मैं उसे रोक रहा हूँ तो बाहर निकल आ, मुझे किसी आजमाइश में न डाल। भाई का रिश्ता कहता है बहन की हिफाजत के लिए जाऊं, गैरत कहती है पहले तुझे ठिकाने लगाऊं। वो दरवाजे पर टकरे मारने लगा। अचानक ही दरवाजा खुल गया। वो टकरे मारते मारते अपनी ही झोंक में अंदर दूर तक गया, फिर फर्श पर गिर गया। जब इसने सर उठाकर देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था। वो गुर्राते हुए कह रहा था, कहाँ है तेरी बहन? झूठ बोलेगी तो इसे गोली मार दूंगा। तुम गोली मारने की धमकी देकर इसका बयान बदलवाना चाहते हो। जमाल जहाँ गिरा था वहीं एक तपाई पर लालटेन रखी हुई थी। इसने बात करते करते अचानक ही लालटेन उठाकर इसकी तरफ फेंक दिया। इसके साथ ही फर्श पर लुढ़कता चला गया। ठाई ठाई की वो 2 बार गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फिर तारीकी छा गई। लालटेन नीचे गिरकर टूट गई थी और भड़क कर बुझ गई थी। वो तीसरी बार फायर न कर सका। अंधेरे में वही तपाई इसे आकर लगी थी। हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। वो तपाई लगने वाली चोट को भूलकर अंधेरे में रिवॉल्वर ढूंढने लगा। फर्श पर झुककर इधर उधर झाड़ू फेरने के अंदाज में हाथ को फैलाने लगा, लेकिन रिवॉल्वर कहाँ गया था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर यही समझ में आया कि जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलना चाहिए। बाद में सिपाहियों को बुलाकर इसे काबू में किया जाएगा। वो फर्श पर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर ना निकल सका। अचानक ही जमाल ने पीछे से आकर इसकी गर्दन दबोच ली, फिर दबोचता ही चला गया। सिपाही अंदर आने वाला था, लेकिन गोलियां चलने के बाद खौफजदा हो गया था। बाहर से पूछ रहा
था, जनाब क्या बात है, क्या हो गया है? इस बार इंस्पेक्टर ने फटी फटी आवाज में कहा, उल्लू के पठे, दूर से पूछ रहा है, अंदर आकर मेरी गर्दन नहीं छुड़ा सकता। जमाल ने ललकार कर कहा, खबरदार, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, अंदर आओगे तो गोली मार दूंगा। भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। सिपाही दुम दबाकर भाग रहा था, शायद थाने वालों को खबर देने जा रहा था। जमाल ने इसकी गर्दन में बाजू की गिरफ्त को मजबूत करते हुए पूछा, ये अकेले का काम नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ कौन था बताओ? वो जवाब देने की बजाय अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जोर आजमाई में लगा हुआ था। जमाल ने इसके कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाते हुए कहा, ये मेरे पास है, जवाब नहीं दोगे तो खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। वो ठंडा पड़ गया, फंसी फंसी आवाज में बोला, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, वादा करो मुझे जान से नहीं मारोगे। जो पूछता हूँ इसका जवाब दो, तुम्हारे साथ कौन था? रजब अली और इसके घर की नौकरानी। लेकिन मेरी बहन ने तो रजब अली की आवाज नहीं पहचानी, वो सिर्फ तुम्हारी बहन को यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार था, इसने अपनी आवाज नहीं सुनाई थी। क्या लुबना को इस वक्त अगवा किया जब वो वडेरे की बेटी की मंगनी में शरीक होने के लिए गई थी? हाँ, रात को सब लड़कियां ढोलक बजाकर गाने गा रही थी। जब तुम्हारी बहन वहाँ से जाने लगी तो इसकी मुलाजमा ने कहा, आओ मैं तुम्हें घर तक पहुँचा दूं। वो घर की तरफ ले जाने की बजाय इधर ले आई। आधे रास्ते ही में मेरे दो आदमियों ने इसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, इसे जबरदस्ती उठाकर ले आए। वो जो कुछ कह रहा था इसे जमाल अपने बाप की जुबान से सुन चुका था। वडेरे के हाथ से रात को वापस आते वक्त इसकी मुलाजमा इसे घर की तरफ ला रही थी कि उसे कुछ लोगों ने अगवा किया। बेचारी मुलाजमा चीखती चिल्लाती रह गई थी, यानी इस मुलाजमा ने दोहरा रोल अदा किया था। एक तरफ थानेदार के काम आ रही थी, दूसरी तरफ चीखते चिल्लाते मासूम बन गई थी। इसने कहा, तुम मेरे साथ गोठ में चलोगे, वडेरे के सामने और लोगों के सामने बयान दोगे? नहीं, मुझे माफ कर दो, देखो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन का बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगा, उसे इज्जत आबरू से ब्याह दिया जाएगा, बाद को यहीं दफन कर दो। जमाल तुम तालीम याफ्ता हो, समझदार हो, समझने की कोशिश करो। अगर बहन को जिंदा रखना चाहते हो तो इसे इज्जत आबरू से ब्याह दो, वरना वो सचमुच अपनी जान पर खेल जाएगी। इसकी बात सुनते ही याद आया कि बहन तो जान पर खेलने के लिए कहीं चली गई है। इसने कहा, तुम ठीक कहते हो, मुझे अपनी बहन की हिफाजत पहले करना चाहिए। तुम कभी लोगों के सामने अपना पोल नहीं खोलोगे, कानून की गिरफ्त से बचने के लिए हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल करोगे और मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगा। ये कहते इसने गोली मार दी। फिर वहाँ से दौड़ता हुआ बाहर आया और अपनी बहन को आवाज देने लगा, लुबना लुबना। रात के सन्नाटे में दूर तक इसकी आवाज गूंजती जा रही थी, मगर बहन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो बहुत देर तक भटकता रहा। फिर इसने एक जगह खड़े होकर सोचा, खुदकशी करने वाले किधर जा सकते हैं? कोई ऐसी जगह समझ में नहीं आ रही थी। फिर याद आया, थाने के करीब ही एक ढलान है जो दूर नीचे तक गई है। वहाँ एक तालाब है जो बरसात के मौसम में भरा रहता है और आम दिनों में खुश्क पड़ा रहता है। वो उधर दौड़ता चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर के थाने वाले इसकी आवाज सुनेंगे, सारा गांव इसके पीछे पड़ जाएगा। वो अपनी बहन को दीवानावार आवाजें दे रहा था। आगे जाकर कुछ लालटेन की रोशनियां नजर आई, इसके साथ ही कई टार्च रोशन हो गईं। इसे चारों तरफ से घेरा जा रहा था। चीख चीख कर कहा जा रहा था, जमाल थानेदार का रिवॉल्वर फेंक कर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारे बाप को तुम्हारे जुर्म की सजा दी जाएगी। वो उनकी परवाह किए बगैर फिर बहन को आवाज देने लगा, लुबना तुम कहाँ हो? मेरी बहन, आवाज दो। इसी वक्त ठाई से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसके कदम लड़खड़ा गए, वो नीचे गिरा, फिर ढलान पर लुढ़कता चला गया। उसने बार बार कोशिश की लुढ़कने का अमल किसी तरह रुक जाए। वो किसी न किसी चीज को हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करता रहा, मगर तारीकी में कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। वो आखिर वो लुढ़कता हुआ किसी चीज से टकराकर रुक गया। वो किसी का जिस्म था। इसने छू कर देखा तो बहन को पहचान लेने में देर नहीं लगी। लुबना लुबना तुम यहाँ हो? वो इसके बाजू को हिला रहा था, हौले हौले झंझोड़ कर मुखातब कर रहा था। फिर इसने चेहरे को टटोल कर अपने दोनों हाथों से थाम लिया, मोहब्बत से पुकारने लगा। तब पता चला कि हाथ भीग रहा है, पानी से नहीं लहू से। वो बहन का खून था, इसके साथ ही एक बड़ा सा पत्थर था। तारीकी में अंदाजा नहीं हो सकता था। इसने टटोल कर देखा, इसकी सख्ती का अंदाजा किया। फिर ये बात समझ में आई कि बहन लुढ़कती हुई आई थी और इस पत्थर से टकरा गई थी। साथ टकराया था इसलिए वो जानबर न हो सकी। वो पहले ही हया से मर चुकी थी। बाकी जो जान बची थी वो यहाँ पत्थर के पास आकर दे चुकी थी। चारों तरफ से टार्च की रोशनी उस पर पड़ने लगी। लालटेन की रोशनी में दूर दूर तक सिपाही और बस्ती वाले नजर आ रहे थे। वो सब लाठियां और छोटी छोटी कुल्हाड़ियां लिए हुए थे। रजब अली हाथ में रिवॉल्वर पकड़े कह रहा था, जमाल खुद को कानून
कानून के हवाले कर दो, गोली चलाओगे तो इससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जमाल ने अपने हाथों को देखा, वो रिवाल्वर से खाली थे। पता नहीं नशीब में लुढ़कने के दौरान कब और कहां रिवाल्वर छूट गया था। इसने गुस्से से चीख कर कहा, कुत्ते, मेरी बहन तेरी बेटी के बराबर थी, तूने इस मासूम को इस बदमाश के हवाले कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे घर को आग लगा दूंगा मैं। तू मेरी बहन को गरीब और बेआसरा समझकर ये भूल गया था कि तेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं उनके साथ जो सलूक करूंगा वो दुनिया देखेगी और अपने कान पकड़ेगी। एक तरफ से एक सिपाही ने कहा, देख जमाल, तेरा बाप हमारे कब्जे में है, हम इसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि तू देख नहीं सकेगा। इसकी खैरियत चाहता है तो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, पहले रिवाल्वर हमारी तरफ फेंक दे। जमाल ने चीख कर कहा, मैं अपने रिवाल्वर से एक एक को भून कर रख दूंगा, जो भी करीब आएगा जिंदा नहीं बचेगा। पहले मैं अपनी बहन की आखिरी रस्में अदा करूंगा, इसे कब्र में उतार कर इसके बाद तुम लोगों से निपट लूंगा। रजब अली ने कहा, कानून से टकराने की हमाकत न करो। मैं तेरी बहन को अपनी बेटी की तरह समझता था, वो मर गई तो क्या हुआ, अब भी मैं इसे बेटी कहूंगा। खबरदार अपनी नापाक जुबान से उसे बेटी न कहना, वरना एक गोली तेरी तरफ आएगी। वो चुप रहा। इसके बूढ़े बाप ने कहा, बेटे जमाल, हम तो वो लोग हैं जो हर जुल्म को तकदीर का लिखा समझते हैं। पहले जमीन गई, फिर 1.5 लाख रुपए गए, इसके बाद बेटी की इज्जत गई, अब जान गई। इस वक्त मेरी आंखों के सामने फांसी का फंदा नजर आ रहा है और तेरी गर्दन दिखाई दे रही है। अब मुझ में इतनी सकत नहीं है कि तुझे भी जान से जाता देखूं, इसलिए भाग जा मेरे बच्चे, मेरी परवाह न कर। मैं तेरी बहन को कब्र में उतार दूंगा। मैं इसे सुहाग का जोड़ा ना पहना सका, कफन पहना दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया, इसके दुश्मनों को इसकी आंखों के सामने कत्ल नहीं किया। इसकी रूह बेचैन होगी, इसकी आखिरी रसूमात खुद अदा करूंगा। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं इसे गोली मार दूंगा, इसलिए दूर चले जाओ। मैं आखिरी बार कहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, वरना जो ज्यादा करीब नजर आएगा गोली उसे लगेगी। कौन भला गोली खाना चाहता था, वो सब दूर भागने लगे। लालटेन की रोशनी दूर होने लगी। जाते जाते एक सिपाही ने फायर किया। जमाल ने चीख कर, मुझे नादान न समझो, मैं अंधेरे में फायर करके गोलियां जाया नहीं करूंगा। फिर दूसरी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। वो जरा देर इंतजार करता रहा। लालटेन की रोशनियां दूर हो गईं। वो सब इस चढ़ाई पर नजर आ रहे थे जहां से इसकी बहन और फिर वो लुढ़कता हुआ वहां तक पहुंचा था। उसने थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर झुककर बहन की लाश को उठाने लगा। इसी वक्त दूर कहीं से आवाज सुनाई दी, अरे रिवाल्वर तो यहाँ पड़ा हुआ है। इसने एकदम से पलटकर बुलंदी की तरफ देखा। एक लालटेन वाला जमीन पर से रिवाल्वर उठाकर रजब अली को दिखा रहा था। तब पता चला जमाल झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था। इसके पास रिवाल्वर नहीं था। फिर तो सब के सब इसकी तरफ दौड़ते चले आए। बस्ती के लोग इसके दुश्मन नहीं थे, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो वडेरे के हुक्म से मजबूर थे। वो जो कहता इस पर बेचूं चरा अमल करते थे। इसके अलावा थाने के सिपाही भी थे। वो इसके पास आते ही उस पर टूट पड़े, लाठियों और राइफल के कुंदों से इसकी पिटाई करने लगे। पुलिस वाले और वडेरे के खास आदमी जमाल से खौफजदा थे। वो समझ गए थे कि उस पर खून सवार है। अगर उसे पूरी तरह काबू में न किया गया तो फिर ये बेकाबू हो जाएगा और हाथों से निकल जाएगा और इंतकाम लेने दोबारा आएगा। फिर किसी की खैरियत नहीं होगी। रजब अली ने कहा, बस करो, क्या इसे जान से मार डालोगे? तब लोगों के हाथ रुके। उन्होंने देखा तो जमाल बेहोश हो चुका था। इसका बूढ़ा बाप फटी फटी आंखों से देख रहा था, कभी बेहोश बेटे को, कभी मुर्दा बेटी को। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुर्दा बेटी का मातम करे या जवान या बेहोश जवान औलाद के लिए फरियाद करे, इंसाफ मांगे। इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। उसे जब होश आया तो इसने खुद को हवालात में पाया। दूसरी सुबह फिर इसकी पिटाई की गई। थाने वालों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि मुलजिम के जिस्म पर अजियत रसानी के आसार पाए जाएंगे। उन्होंने पहले ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी कि मुलजिम को जबरदस्त मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया है। बस्ती वाले और रजब अली गवाह थे कि अच्छी तरह इसकी पिटाई करने के बाद ही इसे काबू में लाया गया था। बहरहाल वो अदालत तक पहुंचाया गया। सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे रहा, मगर इसकी हमायत में कोई बोलने वाला नहीं था। इसके बाप को धमकी दी गई थी कि वो कोई वकील न करे, और वो करता भी कैसे? हर जगह से लुट चुका था, एक एक पैसे का मोहताज था। तमाम सबूत जमाल के खिलाफ थे। पूरी बस्ती इसके खिलाफ गवाही दे रही थी। ऐसे में वो सजा से बच नहीं सकता था। हो सकता था उसे फांसी ना होती, क्योंकि इसे मुश्तिल किया गया था, कत्ल पर मजबूर किया गया था। ताहम इसे उम्र कैद की सजा हो सकती थी। अभी इसके मुकद्दर में आजादी लिखी हुई थी। इसे खुली फजा में सांस लेना था। जेल की 4 दीवारी में इसकी मुलाकात
मुलाकात एक ऐसे अंग्रेज से हुई जो टूटी फूटी उर्दू बोल लेता था। वो इस जुर्म में गिरफ्तार हुआ था कि लोगों को बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क के बाहर ले जाता था और उनसे अच्छी खासी रकमें वसूल करता था। इसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जमाल अहमद जस्कानी। और तुम्हारा नाम? मुझको आर्थर कहते हैं। तुमने एक कत्ल किया है? हाँ, दूसरा करने की हसरत है। अगर यहाँ से निकल सको तो कितने कत्ल कर सकते हो? जितने दुश्मन होंगे। तुमने क्यों कत्ल किया था? इसने मुख्तसर सी रुदात सुनाई। आर्थर सुनने के बाद हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, जो लोग कमजोर या बुज़दिल होते हैं अपनी बहन की बेइज्जती का, अपने खानदान की तबाही का इंतकाम नहीं ले सकते। उनके दिली जज्बात समझ सकते हो? हाँ, वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते होंगे, मेरी तरह जिंदगी गुजारते हुए बेबसी से मर जाते होंगे। अगर किसी दूसरी बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाए तो क्या तुम्हें अपनी बहन याद आएगी? हाँ, अब किसी भी लड़की के सर से आंचल खींचा जाएगा तो मैं खींचने वाले का हाथ काट कर फेंक दूंगा। कोई बूढ़ा अपनी बेटी की लाश के पास खड़ा होगा और अपने जवान बेटे की बेबसी का मातम कर रहा होगा तो मैं मातम कराने वालों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम काम के आदमी हो क्या? तालीम याफ्ता हो? हाँ, मैंने 10 जमातें पास की, कॉलेज में पढ़ना चाहता था। फिर हम पर क़यामत टूट पड़ी। मुझे मजबूर होकर एक मिल में मुलाजमत करनी पड़ी। वहाँ से मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ। मैं रफ्ता रफ्ता मजदूर लीडर बन गया। लीडर की हैसियत से मुझे इतनी शोहरत हासिल हुई कि अखबारात में तस्वीरें शाया होने लगी। मिल और कारखाने के मालकान मुझसे खौफजदा थे। आर्थर इसे तवज्जो से देख रहा था, इसकी बातें सुन रहा था। फिर इसके शाने को थपकते हुए कहा, तुम तो बहुत ही काम के आदमी हो। मुझे किसी ऐसे ही शख्स की जरूरत है जो मजदूरों को अपनी मुट्ठी में रखना जानता हो। अगर तुम्हारा जिक्र अखबारात में होता रहा है, तुम्हारी तस्वीरें शाया होती रही हैं, तो हमारे बॉस की कॉन्फिडेंशियल लिस्ट में तुम्हारा नाम जरूर होगा। फिलहाल तुम मुझे लीडर की हैसियत से एक ऐसी तकरीर सुनाओ जिसमें मिल मालकान, कारखानादारों, हुकूमत और नौकरशाही पर खूब कीचड़ उछाली गई हो। मैं क्यों ऐसी तकरीर करूं? मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज पसंद आया और मुझे यकीन हो गया कि तुम जिधर जाओगे उधर मजदूरों का सैलाब जाएगा, तो मैं तुम्हें जेल की चारदीवारी से निकाल कर ले जाऊंगा। जमाल जस्कानी ने बेयकीनी से पूछा, तुम मुझे किस तरह यहाँ से निकालोगे? ये मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम रिहाई चाहते हो, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहते हो, एक शानदार मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, तो मुझे अपनी शोला बयानी का सबूत दो। वो सोचने लगा। आर्थर ने कहा, हो सकता है आइंदा पेशी में सजा सुना दी जाए। अगर सजाए मौत का हुक्म हो गया तो तुम्हें यहाँ से निकाल कर फांसी पाने वाले मुजरमों की काल कोठरी में पहुँचा दिया जाएगा। फिर ना मुझसे मुलाकात हो सकेगी और ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा। यकीन करो, जो आहनी दरवाजे पर बड़ा ताला पड़ा हुआ है, मैं इसे तुम्हारे सामने खोलूंगा, इसे यहाँ अपनी जगह रखूंगा और खुद बाहर निकल जाऊंगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो अब तक यहाँ क्यों बैठे हो? वो हंसते हुए बोला, मैं यहाँ सजा पाने के लिए नहीं, कीमती हीरे तलाश करने आता हूँ। एक हीरा शायद इस वक्त मेरे सामने है। अगर अपने जौहर दिखाओगे तो ऐश करोगे। जमाल ने अचानक ही तकरीर शुरू कर दी। पहले धीमे अंदाज में इब्तदा हुई, फिर इसमें शिद्दत आती गई। वो तकरीर करते करते उठकर खड़ा हो गया। फिर टहलते हुए मुट्ठी बांध कर गुस्से के अंदाज में यूं बोलने लगा जैसे अपने दुश्मन वडेरे को मुट्ठी बांध कर घूंसा मार रहा हो, मजदूरों को सुहाने शानदार मुस्तकबिल का यकीन दिला रहा हो। वो कह रहा था, हर रात की सुबह होती है, आज अंधेरी रात, कल सुबह सवेरा तलू होगा। एक सिपाही ने आकर सलाखों को डंडे से बजाते हुए कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? चुपचाप सो जाओ वरना डंडे बरसाए जाएंगे। आर्थर अपनी जगह से उठकर सिपाही के पास गया, फिर सरगोशी में कुछ कहने लगा। वो वहाँ से चला गया। आर्थर ने पलटकर जमाल के शाने को थपकते हुए कहा, मुझे यकीन हो गया तुम्हारे मुकद्दर में आजादी है। थोड़ी देर बाद वही सिपाही आया। उसने जेब में हाथ डालकर कोई छोटी सी चीज निकाली और इसे सलाखों के दरमियान बढ़ा दिया। आर्थर ने उसे हाथ में लेकर आहिस्तगी से कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस ले जाना। सिपाही चला गया। आर्थर सलाखों के करीब बैठ गया, फिर इस छोटी सी चीज को मुंह के पास ले जाकर कुछ करने लगा। जमाल ने करीब आकर देखा, वो पॉकेट रेडियो की तरह था। इसका एरियल ऊपर की तरफ निकला हुआ था। जब आर्थर ने कुछ कहना शुरू किया तो पता चला वो ट्रांसमीटर है। वो दस्तूर के मुताबिक कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कह रहा था, लेबर यूनियन की फहरिस्त देखी जाए, क्या इसमें जमाल अहमद जिस्कानी मजदूर रहनुमा का नाम है? अगर है तो वो किस हद तक हमारे लिए कारआमद है? ये जमाल मेरे साथ कैद खाने में है। हो सकता है आइंदा पेशी में उसे फांसी की सजा सुना दी जाए। अब आप ही इसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ये ट्रांसमीटर सिर्फ आधे घंटे के लिए मिला है, जवाब फौरन चाहिए। इसने बात खत्म कर दी, ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। जमाल ने हैरानी से पूछा,
तुम किससे बातें कर रहे थे? वो मुस्कुराते हुए बोला, एक अदालत नीचे है जमीन पर, एक अदालत ऊपर है आसमान पर, लेकिन आसमानी अदालत के फैसले तो मरने के बाद सुने जाएंगे। जमीनी अदालत के फैसले से पहले ही हम तुम्हें निकाल कर ले जाएंगे। 10 मिनट के बाद ही ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इसने आन करके कहा, यस आर्थर अटेंडिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई, आर्थर तुम्हारा जेल यात्रा हमेशा कामयाब रहती है, तुम बेहतरीन हीरे तलाश करके लाते हो। अगरचे जमाल अहमद जिस्कानी हीरा है मगर तराशीदा नहीं है, हम इसे तराश लेंगे। तुम वहाँ से 2 बजे निकलोगे, 3 बजे हेलीकॉप्टर इसी जगह खड़ा रहेगा। मुतल्लका लोगों तक उनकी रकम पहुँचा दी गई है और ओवर एंड ऑल। जमाल अहमद जिस्कानी इस वक्त हैरत के समंदर में डूबा हुआ खुली फजा में सांस ले रहा था और हेलीकॉप्टर में बैठा आजादी से सफर कर रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था पलक झपकते ही क्या हो गया। शाम तक इस बात की एक जरा उम्मीद नहीं थी कोई उसे सजा से बचा सकेगा। कैदियों को सख्त पहरे में रखा जाता है, इन्हें हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, मुल्जम ज्यादा खतरनाक हों तो जंजीरें पहनाई जाती हैं, आहनी सलाखों के पीछे रखा जाता है, संगीनों और राइफलों से यकीन दिलाया जाता है, दरों दीवारों से अपना सर फोड़ सकते हैं लेकिन आजाद नहीं हो सकते, आजादी हासिल नहीं कर सकते। और एक गैर मुल्की कितनी आसानी से इस जेल में बैठे बैठे उसे आजादी दिलाकर साथ ले जा रहा था। वो सुबह होने से पहले काबुल पहुंच गए। आर्थर ने उसे होटल के कमरे में ठहराया। इसका नाम, वल्दियत और पाकिस्तानी पता नोट करने के बाद वहां से चला गया। जब शाम को आया तो इसके हाथों में इसका अपना और जमाल का पासपोर्ट, वीजा और दूसरे अहम कागजात थे। जमाल ने अपना पासपोर्ट लेकर हैरानी से देखा, फिर पूछा, ये कैसे तैयार हो गया? तुम्हारे मुल्क का पासपोर्ट है, हम दूसरे मुल्क में भी तैयार कर लेते हैं, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम बकायदा एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से सफर करोगे, हमारा एक आदमी तुम्हें अमेरिका ले जाएगा। दूसरी सुबह आर्थर ने इसे एक पाकिस्तानी अखबार लाकर देते हुए कहा, इसके पहले सफे पर अपने मुतल्लक पढ़ो। इसने पढ़ा लिखा था 2 कैदी फरार हो गए, इनमें से एक गैर मुल्की था जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार ले जाता था। दूसरा एक मुकामी नौजवान जमाल अहमद था, इस पर कत्ल का इल्जाम साबित हो चुका था और आइंदा पेशी में शायद सजा सुनाई जाने वाली थी। हमारी फर्जशनास पुलिस इनकी तलाश में है। इनकी मुस्तैदी से पता चलता है कि मफरूर मुजरिम जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। जमाल ने अखबार को एक तरफ फेंकते हुए कहा, तुमने कहा था मैं रिहाई पाने के बाद अपने दुश्मनों से इंतकाम ले सकूंगा, मगर तुम मुझे यहाँ ले आए हो। इंतकाम लेने के लिए अपने बाजू भी मजबूत रखने पड़ते हैं और अपनी पुश्त भी। जब तक पुश्त पनाह ही नहीं होगी इस वक्त तक कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मुझे अमेरिका क्यों जाना चाहिए? एक कामयाब तरीन लीडर बनाने के लिए तुम्हें वहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसी तालीम दी जाएगी कि अपने मुल्क वापस आने के बाद तुम एक कंगले मजदूर लीडर ही नहीं रहोगे बल्कि बहुत दौलतमंद भी बन जाओगे। किसी भी हुकूमत को मजदूरों की आड़ में ब्लैकमेल कर सकोगे। कोई हुकूमत माकूल हो, मजदूरों के मुतालबात पूरे करती हो तो मैं उसे ब्लैकमेल क्यों करूंगा? भाई थोड़ा थोड़ा सबको खाना चाहिए। तुम सिर्फ मजदूरों को खिलाओगे, हमें नहीं खिलाओगे, खुद नहीं खाओगे। तुम्हें रफ्ता रफ्ता इल्म होगा कि लीडरी एक कारोबार है जो मुख्तलिफ पार्टनरों के दरमियान समझौते के जरिए होता है। मसलन एक पार्टनर तुम हो। अब तक सिर्फ लीडरी करते रहे, अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ करते तो आज तुम्हारा मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील होता, तुम्हारे पास दौलत होती, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से करते, तुम्हारे पास दौलत होती तो सिर्फ थानेदार से नहीं बल्कि अपने वडेरे से भी इंतकाम ले सकते। अब जो इंतकाम लोगे तो वो हमारे सहारे लोगे, इसलिए दूसरे पार्टनर हम हैं। हम तुम्हें इंतकाम लेने के तरीके बताएंगे। तुम सिर्फ एक रजब अली से नहीं, ऐसे हजारों जालिमों से इंतकाम ले सकोगे। मैं पहले इंतकाम लेना चाहता हूँ। क्या तुम तालीम हासिल किए बगैर किसी कागज पर दस्तखत कर सकते हो? पहले तालीम हासिल करना पड़ती है, फिर किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने के काबिल हो गए, लिहाजा पहले सीखो। हम सिखाएंगे, हम तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएंगे, हमेशा तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिर्फ तुम्हारे मुल्की कानून से नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन से बचाते रहेंगे। इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए, लिहाजा इस लीडरी के कारोबार में हम तुम्हारे दूसरे अहम पार्टनर हैं। तीसरा पार्टनर कौन है? पुलिस वाले। इनके साथ किसी तरह गठजोड़ होता है। इसका पूरा कोर्स तुम्हें पढ़ाया और अमली तौर पर सिखाया जाएगा। लेकिन सारे ही पुलिस वाले बददियानत और रिश्वतखोर नहीं होते। जो रिश्वतखोर नहीं होते हम उनका ट्रांसफर करा देते हैं। तुम फिक्र न करो, मैं लीडर हूँ। आज तक ये मालूम न था कि इस लीडरी के कारोबार में ऐसे ऐसे पार्टनर होते हैं। ये बताओ चौथा पार्टनर कौन है? हुकूमत। जो भी सियासी पार्टी हुकूमत कर रही हो, मजदूर लीडर की साथी होती है। अगर वो अपने दौरे हुकूमत में मजदूर तहरीक, तोड़ फोड़ और सनती
तबाही नहीं चाहती तो उसे लीडर की बात माननी पड़ती है। अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए हर हुकूमत हमें खुश रखती है, हम खुश रहते हैं तो तुम्हारे जैसे लीडरों को भी खुश रखते हैं और उनका हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तुमने कहा था कि लीडरी के कारोबार में 4 पार्टनर होते हैं, इन चारों के नाम गिनवा दिए। मजदूर कहाँ गए? मजदूर कहाँ होते हैं? इन्हें तो झुग्गी नसीब नहीं होती। भला कारोबार में इन्हें पार्टनर कौन बनाता है? पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक के मजदूरों की स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि ये मजदूर सदियों से तकरीरें सुनते आए हैं और तकरीरों से पेट भरते आए हैं। इन्हें सिर्फ लफ्जों के बाजीगरी से मुतमिन किया जा सकता है। कभी कभी इनका एक छोटा मुतालबा तस्लीम करके इन्हें खुश कर दिया जाता है। अभी इस सिलसिले में मुझसे बहस ना करो। जब तुम हमारे तरबीती स्कूल में पहुंचोगे तो सब कुछ सीख कर वहाँ से निकलोगे। दूसरे दिन वो एक अमेरिकी रियासत अलबामा में किराए के सिपाहियों की तरबियत के स्कूल में पहुंचा दिया गया। वहाँ दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। स्कूल से पास होने वाले दूसरे जरूरत मेड ममालिक के हुकाम से या उन हुकाम के मुखालफों से अच्छी खासी रकम लेकर वहाँ छापा मार जंग करते हैं। ये कोई किस्से कहानियों वाली बात नहीं है। अमेरिकी रियासत अलबामा में ये स्कूल आज भी मौजूद है और बड़े ताज्जुब की बात ये है कि ये स्कूल गैर कानूनी नहीं है। अमेरिकी हुकूमत किराए के फौजियों को कानूनी समझती है और अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करती है। फिर वही बात के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो ये एक कानूनी अमल है। यही लोग अमेरिका के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क के आलाकार बन जाएं या अपना जायज मुतालबा मनवाने के लिए कोई कदम उठाएं तो दहशतगर्द कहलाएं। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। 3 पाकिस्तानी नौजवानों के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात हासिल हो चुकी थी। वो अपने मिजाज के मुताबिक अपनी पसंद के मुकामात तक पहुँचे हुए थे। उन्होंने दहशतगर्दी की तालीम हासिल की थी। अभी एक और पाकिस्तानी का जिक्र लाजमी है और वो पाकिस्तानी कोई मर्द नहीं, एक औरत है और इसका नाम आमना बाबर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।